साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी सुपर टेट में 30 नंबर के जीके और करंट अफ़ेयर्स के इस श्रृंखला में आज आपकी 5वीं श्रृंखला है ये। इससे पहले 4 वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करा दी है जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोगों से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आप सभी को इस तरीके के वैल्युएबल कंटेंट आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पर मैं देता रहूँगा। आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जब जाएँगे ना तो प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। सीडीपी की अलग प्लेलिस्ट है, बूस्टर डोज के नाम से है, उसे पढ़िएगा, उसमें और भी वीडियो जाएगी। करंट अफ़ेयर्स की अलग है, आगे कुछ और सब्जेक्ट भी शुरू कर रहा हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसे भी देखिए, सराहना कर दीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए। कोई पैसा लग नहीं रहा है, फ्री कंटेंट आपको और बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ। आइए विलंब ना करते हुए सेशन का शुरुआत करेंगे हम सभी लोग, पहले नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में करवाया था? मतलब फिरोज शाह तुगलक ने किसके याद में जौनपुर शहर की स्थापना करी थी? यहाँ से 2 सवाल तैयार हो जाएगा। एक तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना करी थी, दूसरा ये कि किसकी याद में करा था? तो जब बात आएगी किसकी याद में किया था, तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन होगा कौन-सा? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। अब आइए इसके विषय में एडिशनल जानकारी लेते हैं। कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई ध्यान दीजिएगा चचेरा भाई था इसका, नाम था जौना खान, उसी को मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। जौना खान है इसका नाम, उपनाम। इसकी याद में जौनपुर शहर की स्थापना कराई थी। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, सिराज-ए-हिंद कहा जाता है, क्योंकि यह शिक्षा और कला का एक बहुत बड़ा केंद्र था उस समय। यहाँ स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा ने किया था, मलिक सरवकार ने की थी। जौनपुर की अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी द्वारा निर्मित बहुत प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद और हिसार जैसे शहरों की भी स्थापना की थी। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। सवाल नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आता है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यहाँ पर आप सभी का उत्तर सही हो जाता है कौन सा? पहला ही आपका उत्तर सही हो जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आप सभी का उत्तर सही होता है। इनके विषय में एडिशनल जानकारी भी ले लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। इनको याद करने का ट्रिक है, एएम-टीएम कर दीजिएगा, है ना? एएम-टीएम कर दीजिएगा, जैसे एएम-पीएम होता है, वैसे एएम-टीएम कर दीजिए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये याद हो जाएगा आपको। और बात करें 5वीं अनुसूची की बात अगर करेंगे तो 5वीं अनुसूची में भारत के अन्य राज्यों यानी इन 4 को छोड़कर के अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जाता है। हाल ही में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर काफ़ी चर्चा हो रही। आगे आइएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आता है तीसरे नंबर का, कि वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिखर सम्मेलन में मेज़बानी और अध्यक्षता कौन-सा देश कर रहा है? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन-सा? भारत कर रहा है। आइए, इसके विषय में समझते हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता इसके अंग्रेजी नाम BRICS सीएस के अक्षरों के क्रम में प्रतिवर्ष बदलती रहती है। 2023 में क्रम क्या था? दक्षिण अफ्रीका, यस क्रम था। 2024 की बात करें तो यहाँ पर आर ब्राज़ील ने मना कर दिया था, इसलिए किसने किया था भाई? इसलिए रूस ने किया था। इसके अलावा 25 में ब्राज़ील जो है और 26 में भारत, ध्यान दीजिएगा इसका। और वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत कर रहा है। ब्रिक्स में अब 10 सदस्य हैं। भारत, रूस, चाइना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई हैं। या करंट अफेयर्स का बहुत टॉप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर के सवाल पर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सुरहा ताल, कौन से ताल की बात कह रहा है? सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सुरहा ताल कहाँ पर स्थित है? बलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? बलिया में स्थित है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़िएगा, अगले पर देखेंगे। अगला है सुरहाताल गोखुर झील, ध्यान दीजिएगा गोखुर झील है जो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया में स्थित है। इस पक्षी अभयारण्य का नाम बदल करके जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है। तो नाम परिवर्तित किया गया है। प्रतापगढ़ के अंदर कौन सा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर पक्षी अभयारण्य, जिसको बेंती ताल स्थित है ना, जो बेंती ताल। आगे
गोंडा की बात करें तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य स्थित है और उन्नाव में नवाबगंज जिसको शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य नाम दिया गया है। आगे बढ़िएगा चलेंगे अगले पर। वनस्पति विज्ञान के अनुसार निम्न में से पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है, कौन सा पादप हार्मोन इसमें से है जो फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाएगा? तो यहाँ पर आप सभी का एथिलीन उत्तर सही हो जाता है। कौन सा? एथिलीन आपका उत्तर सही हो जाता है। अब आइए सबके बारे में जान लेते हैं। विकल्प में आप देखिएगा एक ऑक्सिन भी है। ऑक्सिन क्या करता है? पौधों की वृद्धि विशेषकर तने की लंबाई को नियंत्रित करने का काम करता है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो पौधों में कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है। जैसे पौधों में नई कोशिकाएँ नई वो निकलती हैं तना, तो उसकी कोशिकी वृद्धि के ज़रिए ही तो विकास होता है। कोशिकाएँ वृद्धि होंगी, तो कोशिकाएँ पुरानी कोशिकाएँ जब वो डिवाइड होती हैं, वो नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। उससे क्या है कि तना बढ़ता है, पुष्प और पत्तियाँ और उसके अलावा कहीं क्षतिग्रस्त अगर हो जाता है, तो क्षतिग्रस्त को भी मेंटेन करने के लिए साइटोकाइनिन ही ज़िम्मेदार होता है। और इसके अलावा एब्सिसिक एसिड की बात करें अगर हम, तो ये तनाव हार्मोन कहा जाता है पौधों का, जो कि पत्तियों के झड़ने को नियंत्रित करता है। और जिब्रेलिन जो होता है, वो बौने पौधों को लंबा करके बीजों को अंकुरण करने में मदद करता है। आगे आइएगा, छठे में कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन-सा? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की बात करें, तो दुग्ध उत्पादकों को उनके गाँव में ही उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा देता है। डेयरी के माध्यम से इसका विकास किया गया है और ये उपलब्ध हैं, बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में ही अपने दूध बेचने की सुविधा देना। कई गांवों में ये सुविधा मिल गई है। आइए, भारत में श्वेत क्रांति की बात करें, ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 1970 में शुरू हुई थी। आगे बढ़िएगा और एक प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? करनाल हरियाणा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा वाले बहुत ज्यादा डेयरी बनाते हैं, तो करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में शामिल किस प्रमुख क्रांतिकारी को गोरख जेल में फांसी दी गई थी? कौन? गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं जिनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। बाकी लोगों के विषय में भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। बने रहिएगा सेशन में। पूरी बातें, पूरी वीडियो देखा करिए, पूरे क्वेश्चन पढ़ा करिए। देखिए, अशफाक उल्ला खां की बात करें तो इन्हें फैजाबाद जो कि अब अयोध्या है, उस जेल में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी जेल में फांसी दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें तो इनकी घटना से 2 दिन पहले इनको गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है? आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है? सवाल है 8वां। क्या कह रहा है? कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया है। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 97वां संशोधन है। बाकी इसके विषय में और कोई विशेष जरूरी बात तो नहीं है। आइए, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक सैयद सलार मसूद गाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? किसकी बात कह रहा है? सैयद सलार मसूद गाजी का मेला कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये जिला कौन सा होता है? आप सभी को पता है कि ये बहराइच है। कौन सा है? बहराइच जिला हो जाएगा आप सभी का। बी विकल्प आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के विषय में भी आप जानकारी ले लीजिए। बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की मजार पर देवा शरीफ मेला का आयोजन किया जाता है, देवा शरीफ का। और बदायूं में बात करें तो काकोरा मेला जो लगता है, रुहेलखंड का इसको मिनी कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुहेलखंड का इसको मिनी कुंभ कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी में शेख चलीम चिश्ती की दरगाह पर स्थित उर्स लगती है और मेरठ में आप सभी को पिछली क्लास में बताया था नौचंदी मेला लगता है। आगे आइएगा 10वें में। भूगोल के अंतर्गत पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक ठंडी समुद्री जलधारा है? क्या पूछा जाता है? कौन सी एक ठंडी समुद्री जलधारा है? कह रहा है गल्फ स्ट्रीम है, अगलुहास है, हम्बोल्ट है और कुरोसियो है। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हम्बोल्ट जो है वो ठंडी जलधारा है। तो लगे हाथ ये भी समझ लें कि कौन कौन सी गर्म जलधारा होती है। तो देखिए, जो हम्बोल्ट जलधारा है, जिसे पेरू जलधारा भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर की एक
ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। इसी के कारण जो है अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है हम्बोल्ट ठंडी जलधारा के कारण। गर्म जलधाराओं की बात अगर हम करें तो गल्फ स्ट्रीम जो अटलांटिक महासागर की एक बहुत तेज गर्म जलधारा है, और अगुलहास की बात करें तो हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। कुरोशियो जो है वो प्रशांत महासागर जापान के पास की एक गर्म जलधारा है। यहीं पर बात कर देते हैं कि अल नीनो जो है वो एक गर्म जलधारा है जो हम्बोल्ट को विस्थापित कर देती है, जिससे भारत का मानसून क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अल नीनो का प्रभाव भारत में अक्सर मानसूनों पर दिखाई पड़ता है। आगे सवाल आता है कौन सा? 11 नंबर। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने बेड़े में दूसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को शामिल किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसको आर्यनस अरिघात के नाम से जाना जाता है। कौन-सा? आर्यनस अरिघात कहा जाता है। बाकियों के विषय में भी जानकारी ले लीजिए जो विकल्प में है। देखिए, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी की बात अगर पूछेगा तो आईएनएस अरिहंत थी, जो पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी है। और आरएनएस वागीर या खंडेरी प्रोजेक्ट जो है 75 के तहत बनी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, और परमाणु पनडुब्बी समुद्र के अंदर महीनों तक बिना बाहर आए रह सकती हैं, जो भारत की सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं, समुद्र की ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। सवाल है 12 नंबर। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, जो पंचायतन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? कौन सा शैली का? सॉरी, पंचायतन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर आप सभी का उत्तर सही हो जाता है कौन-सा? चंदेल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देखिए, इनमें सबसे प्रसिद्ध जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कंदरिया महादेव मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो इसे विद्याधर ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है वास्तुकला की पंचायतन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें एक मुख्य मंदिर 4 छोटे मंदिरों से घिरा होता है। खजुराहो को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था। ये भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा 13 नंबर में, मानव मस्तिष्क का कौन-सा भाग शरीर के संतुलन और शारीरिक गतियों के समन्वय के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार होता है? मतलब शरीर के संतुलन और शारीरिक गतियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार कौन-सा होता है? तो ध्वनियों के माध्यम से यहाँ पर सेरिबेलम होता है ना, पीछे वाले में सेरिबेलम होता है, और एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। 2 पार्ट होता है हमारे पश्च मस्तिष्क का। तो सेरिबेलम जो होता है वो शरीर का नियंत्रण करने, शरीर का संतुलन बनाने में योगदान करता है। जब कोई दारू-वारू पी लेता है, तो यही प्रभावित होता है ज़्यादा। इसलिए शरीर सीधा बैलेंस में नहीं खड़ा होता है, व्यक्ति झूमता रहता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा मतलब ये डिस्टर्ब होता रहता है सेरिबेलम, तो वो झूमता रहेगा, शरीर का संतुलन नहीं बनेगा। बाकी जो विकल्प में है, जैसे सेरिब्रम विकल्प में है, तो सेरिब्रम हमारा ये वाला पार्ट होता है, अगला वाला पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा कौन-सा होता है? सेरिब्रम होता है, जो तार्किक चिंतन, निर्णय लेना, है ना? डिसीजन मेकिंग के साथ-साथ लॉजिकल थिंकिंग हो गया, गणनाएँ करना हो गया, तर्क करना, चिंतन करना, सब इसी से संबंधित है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो सोचने, समझने, याददाश्त और बुद्धिमत्ता का क्या होता है? केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस ये हमारे अग्र मस्तिष्क का डाइएनासिफेलान पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है जो ग्रंथियों वाला होता है, जिसमें पीयूष ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस होती है, थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के साथ-साथ भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमारी जितनी इमोशंस होते हैं ना, वो हमारे दिमाग से होते हैं। दिल-उल के मामले में जो लोग बात करते हैं, ये दिल जो आ गया तो क्या करे, घंटा करेगा। दिल का काम टुल्लू पंप का होता है। जैसे घर में टुल्लू पंप है ना, वो टंकी तक पानी पहुँचाने का काम करेगा, टोटी-टोटी तक सप्लाई करेगा, वो दिल का काम वही होता है। बाकी सब हाइपोथैलेमस करता है, दिमाग से ही होता है सब भाई, है ना? मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे हृदय की धड़कन, साँस लेना, उल्टी आना, इसको कंट्रोल करता है। हम चाह करके भी हृदय की धड़कन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि आपका हृदय धड़कन कंट्रोल कर लें, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो जितने हैं ना, ये लप्पेबाज़ आशिक होते हैं, ये ऋषिया कर कहते हैं कि जाओ हम हृदय की धड़कनें रोक ले रहे हैं अपनी, और एक झटका में रोका नहीं कि पट्ट से मर गया मच्छरन की तरह। भगवान जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ स्वचालित यंत्र लगा रखा है, कि जिस पर इंसान जानबूझ कर के कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। इसलिए पाचन तंत्र अपने आप चलता है, हृदय की धड़कन अपने आप इसको कंट्रोल करने वाला अंदर है, लेकिन उसको आप इच्छा से नहीं चला सकते। आगे देखिएगा, सवाल आता है कि ब्रिटिश भारत में लॉर्ड रिपन द्वारा गठित हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष रूप से किसके विकास पर बल दिया गया है?
देखिए, हंटर कमीशन ना, ये ब्रिटिश भारत की पहला शिक्षा आयोग है। भारत का प्रथम शिक्षा आयोग है हंटर कमीशन। प्राथमिक शिक्षा पर ये प्रथम आयोग होता है। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कौन-सा? प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग होता है। बाकी इससे रिलेटेड ज़्यादा बातें नहीं, विकल्प वो व्याख्या में दे रखा हूँ, पीडीएफ दूँगा, उसे पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये हिंदी संस्थान आगरा में स्थित। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। तो और भी जानकारी जो इससे रिलेटेड है यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। आइएगा 16, भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आधार पर पहली बार सटीक अनुमान लगाने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? पहली बार यहाँ पर आप सभी का उत्तर हो जाएगा बीके आरवी राव। यहाँ पर ध्यान से समझने की ज़रूरत है आप सभी को। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान डॉक्टर बीके आरवी राव ने 1931-32 में लगाया था। उन्होंने अर्थव्यवस्था को कृषि और निगमित क्षेत्र में बाँटा था। लेकिन यदि प्रश्न केवल पहला अनुमान पूछे, तो उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी 1867 और 68 में। प्रति व्यक्ति आय ₹20 होगी, ऐसा बताया था। स्वतंत्रता के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखिएगा। सवाल है 17, सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? किसमें घोषित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो यहाँ पर केशवानंद भारती केस है ना, यहाँ पर आप सभी का 1973 वाला सही हो जाएगा। अब आइए उनकी बातें और भी कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो बेरूबारी यूनियन केस है 1960 का, उसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जिसे बाद में खारिज किया गया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था, ठीक है? केशवानंद भारती। यहाँ पर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो था, वो मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के मूल ढांचे को माना था। अब आइएगा 18 में, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुडी है, वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यहाँ तो नाम से ही कंफर्म हो जाएगा, अन्नामलाई, है ना? अनाईमुडी अन्नामलाई, ऐसे बैठा लीजिए दिमाग में। और भी बातें कर लेते हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो डोडा बेट्टा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों पर, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां पर स्थित है। और पालनी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल है। और करडामम जो है, इलायची पहाड़ियाँ भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल आता है 19 नंबर का। 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स से लागत कम करने के लिए कई खेलों को हटा दिया गया है। इनमें से कौन-सा खेल अब इन खेलों का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान दीजिए, हॉकी अब इस खेल का हिस्सा नहीं है। कॉमनवेल्थ का हिस्सा अब हॉकी नहीं है। कौन-कौन से खेल अभी भी हैं? तो एथलेटिक्स, तैराकी, जूडो और भारोत्तोलन को बनाए रखा हुआ है। भारत के जो प्रसिद्ध खेल हैं, हॉकी जो है, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, इनको हटा दिया गया है। भारत के पदक जीतने की संभावना को कम कर दिया गया है, समझ लीजिए। 20 नंबर में, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है भाई? लखनऊ के अंदर स्थित है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। अब आइए कुछ और जानकारियाँ इससे रिलेटेड ले लें। लखनऊ में एरो स्पेस पार्क भी विकसित किया जा रहा है। कानपुर में टेक्सटाइल पार्क है और लेदर पार्क स्थित है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है और नोएडा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थित है। कहाँ पर? नोएडा में। अगले सवाल पर आइए 21 में, जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में हॉट स्पॉट की अवधारणा सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सवाल क्या पूछ रहा है? हॉट स्पॉट की अवधारणा पूछ रहा है, सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स के द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। आइए इसके विषय में और जानकारी लेते हैं। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और अंडमान निकोबार क्षेत्र हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? देखिए, कौन-कौन सा? पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया और सुडालैंड हो गया, जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है। जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? ईओ बिल्सन को जाता है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को पॉपुलर बनाने का काम। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द रेमंड एफ दासमान ने गढ़ा था। ठीक बात है?
हॉट स्पॉट शब्द की अवधारणा किसने दिया था? 1988 में ब्रिटिश पर्यावरण वैज्ञानिक जो थे नॉर्मन मायर्स ने दी थी। हॉट स्पॉट वो क्षेत्र होते हैं जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण उन पर क्या होता है? गंभीर खतरा होता है। हॉट स्पॉट कौन क्षेत्र होते हैं? जो जैव विविधता से संपन्न होते हैं, यानी जीवों की विविध प्रकार की प्रजातियां वहां पर पाई जाती हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों या मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहां पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। कह रहा दिल्ली सल्तनत काल में कृषि के विकास के लिए दीवान आमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आइए जानकारी लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास और किसानों की सहायता के लिए तकनीकी ऋण देने के लिए दीवान आमीर कोही नामक एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी। बाकी अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की और दीवाने मुश्त-खराज राजस्व विभाग की स्थापना की थी। वहीं पर बलबन की बात करें तो सैन्य विभाग का दीवाने अर्ज की स्थापना इसने की थी और वहीं पर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो दासों के लिए दीवान-ए बंदगान और खैरात यानी दान के लिए दीवान-ए खैरात की स्थापना की थी इसने। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है 23 नंबर में। उत्तर प्रदेश के हालिया बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की कुल अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 25,000 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 25,000 कर दी गई है अनुदान राशि बढ़ा करके। ध्यान दीजिएगा, ये 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 की गई है। यह राशि 6 चरणों में जन्म से लेकर के स्नातक पढ़ाई तक दी जाती है। 6 चरणों में दी जाती है। आगे बढ़िएगा, 24 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? किसकी बात कह रहा है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन-सा? अनुच्छेद 75 का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 3 संसदीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देना पड़ता है। और अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 78 में क्या है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों की जानकारी दें। विशेष नोट ध्यान दीजिए, कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है ना? आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। 25 में कह रहा प्राचीन भारतीय साहित्य में गुप्तकालीन समाज का यथार्थ चित्रण करने वाले प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी के रचयिता कौन है? तो ये वाली बात तो हम लोगों ने कल रचनाओं में पढ़ा था। तो यहाँ पर बता दें शूद्रक ने इसकी रचना की है। किसने? शूद्रक ने। और भी जानकारी दे देते हैं। देखिए, विशाख दत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर लिखा गया है। आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर लिखी रचना कौन-सी है? तो मुद्रा राक्षस, क्योंकि रचनाएँ आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस लिखा और भारवी ने किराता अर्जुनीय महाकाव्य की रचना की है। 26 में कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने वीरांगनाओं के सम्मान में किस प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन कर दिया है? कौन से? वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन। तो इसका उत्तर आप कॉमन सेंस के आधार पर भी दे सकते हैं। झांसी यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रतापगढ़ जिले के दादूपुर रेलवे स्टेशन को माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है और मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट कर दिया गया और इलाहाबाद जंक्शन को प्रयागराज। आप सभी को ये पता है। आगे बढ़िएगा। मानव शरीर में होने वाला पेलाग्रा रोग किस विशिष्ट विटामिन की कमी के कारण होता है? किसकी बात कह रहा है यहाँ पर? पेलाग्रा नामक रोग की बात कर रहा है, तो नियासिन की कमी के कारण ऐसा होता है। आइए, नियासिन की कमी के कारण होता है तो बताते हैं, आगे भी बातें समझिएगा। देखिए, नियासिन जो विटामिन बी3 होता है, उसका रासायनिक नाम नियासिन होता है, उसकी कमी के कारण होता है। इस बीमारी में त्वचा पर दाने निकल आते हैं और मानसिक भ्रम होता है और इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। कौन-सा? 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। और थायमिन जो विटामिन बी1 होता है, उसकी कमी से बेरी-बेरी होता है
और राइबोफ्लेविन जो विटामिन बी 2 है, उसकी कमी से होंठ फटना और त्वचा का रूखापन होता है। और वहीं पर कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी होता है, उसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। इसके अलावा स्कार्बिक एसिड विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये सभी को याद है। 28 में कह रहा है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी स्थलरुद्ध जो खारे पानी की झील है वो कौन-सी है? स्थलरुद्ध अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन-सी है? तो खारे पानी के अंतर्देशीय की बात करें तो सांभर झील हो जाएगा। कौन-सा झील हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा। बाकियों के विषय में भी जानकारी ले लेते हैं। सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय चारों ओर से जमीन से घिरी हुई खारे पानी की झील है। भारत में सबसे ज़्यादा नमक यहीं से प्राप्त होता है, इसलिए इसका जो है व्यापारिक महत्व हो जाता है। चिल्का झील की बात करें तो उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है ये। कौन-सी है? तटीय झील, लैगून। उलर झील जम्मू-कश्मीर भारत की मीठे पानी की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। यह टेक्टोनिक गतिविधियों से बनी हुई है। और वहीं पर पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक खारे पानी की लैगून झील है। यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कौन-सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला, नवाचार और तकनीकी के क्षेत्र में देशों की रैंकिंग तय करने वाला वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। बताइए कौन-सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में दुनिया भर के देशों को उनके इनोवेशन यानी नवाचार और नई तकनीकियों के विकास के आधार पर रैंक दिया जाता है। भारत की रैंक इसमें लगातार सुधर रही है। विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ की बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। ये ग्लोबल वैश्विक स्तर पर जेंडर गैप को जारी करता है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जारी करता है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जो है मानव विकास सूचकांकों को जारी करता है। अगले सवाल पर आ जाइएगा। अवध के किस नवाब ने 1784 ईस्वी में अकाल राहत परियोजना के तहत लखनऊ में भव्य बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था, जो अपनी भूल-भुलैया के लिए प्रसिद्ध है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ गया है ये। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आसफ-उद-दौला। यहाँ पर कौन-सा हो जाएगा? आसफ-उद-दौला हो जाएगा। अब इसके विषय में एडिशनल जानकारी ले लीजिएगा कि लखनऊ के प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा जिसे आसिफी इमामबाड़ा भी कहते हैं, इसका निर्माण 1774 में अब के चौथे नवाब मतलब आसफ-उद-दौला ने बनाया था। इसका निर्माण अकाल के दौरान जनता को रोजगार देने के लिए काम के बदले अनाज परियोजना के जरिए किया गया था। वास्तुकला इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका केंद्रीय हाल, जिसकी छत बिना किसी खंभे के सहारे टिकी हुई है। और शहादत अली खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, जिनके समय 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ये है इसके संबंध में एडिशनल जानकारी। तो आज के सेशन में ये 30 सवालों का श्रृंखला यहाँ पर समाप्त हो गया व्याख्या के साथ। 27-28 मिनट तक सेशन जा रहा है, ठीक है? 20-25 मिनट, 27 मिनट, 28 मिनट तक ये सेशन रहेगा। इस सवाल के साथ-साथ आपको बहुत सारी और जानकारियाँ भी मिल जाती है। उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन पसंद आता होगा। यदि पसंद आता होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, प्यारा-सा कमेंट कर दिया करें। चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब नहीं करे हों तो कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। आज के लिए इतना ही। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।